शीर्षक द लीजेंड ऑफ चंद्रगुप्त, द राइज ऑफ ए इंडियन सम्राट, एपिक ऑफ रॉयल्टी मी ऐप का स्वागत है। प्राचीन भारत के केंद्र में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान चंद्रगुप्त नाम का एक युवा लड़का एक छोटे से गांव में रहता था जो अब आधुनिक दिन बिहार है। योद्धाओं के एक विनम्र परिवार में जन्मे उन्हें ग्रेट किंग्स, वीरता और भारतीय उपमहाद्वीप की एकता की कहानियों पर पाला गया था। थोड़ा उसे पता था कि डेस्टिनी के पास उसके लिए एक भव्य योजना थी। उनकी सफलता की चाबी चाणक्य के साथ उनका करीबी रिश्ता था, जिन्होंने उनके मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य किया था। साथ में उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, राजनीतिक रणनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर एक ग्रंथ जो आज तक प्रभावशाली है। इसने भविष्य के नेताओं के लिए जमीनी कार्य करते हुए गवर्नेंस, डिप्लोमेसी और स्टेटक्राफ्ट में बुद्धिमत्ता के उपयोग के महत्व पर जोर दिया। उसी समय के आसपास चाणक्य नाम का एक ऋषि भारतीय उपमहाद्वीप भटक रहा था। नंदा राजा धनानंदा द्वारा अपमानित होने के बाद मोहभंग हो गया था। चाणक्य सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, वह एक मास्टर रणनीतिकार थे जो शासन और सैन्य रणनीति में कुशल थे। प्रतिशोध की इच्छा और एक संयुक्त भारत के लिए एक दृष्टि से ईंधन, उन्होंने धनानंदा को उखाड़ फेंकने के लिए एक सक्षम नेता की मांग की। उनकी खोज ने उन्हें चंद्रगुप्त की ओर ले जाया, जिन्हें उन्होंने किसी न किसी में हीरे के रूप में पहचाना। चाणक्य ने युवा योद्धा को अपने विंग के नीचे ले गया और उन्हें युद्ध की कला में शुरू किया, स्टेटक्राफ्ट और दर्शन। ऋषि के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने न केवल लड़ने के लिए बल्कि पुरुषों को प्रेरित करने और नेतृत्व करने के लिए भी सीखा। उन्होंने एक गांव के युवाओं को एक दुर्जय नेता में बदलकर लगातार प्रशिक्षित किया। चाणक्य के साथ वह एक छोटी सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो असंतुष्ट नागरिकों से बना था और नंदा शासन से बहला हुआ था। आगामी लड़ाई भयंकर थी। चंद्रगुप्त और उनकी सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित नंदा योद्धाओं के साथ भिड़ गई। दोनों कड़वी हार और शानदार जीत का अनुभव कर रहे थे, लेकिन रणनीतिक प्रतिभा और चाणक्य की शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने धीरे धीरे धनानंदा की अपने राज्य पर पकड़ को कमजोर कर दिया। लड़ाई को न केवल तलवारों और ढालों के साथ बल्कि चालाक और बुद्धिमत्ता के साथ भी लड़ा गया था, क्योंकि चाणक्य ने उन योजनाओं को तैयार किया था जो नंदा जनरलों को बाहर कर देती थीं। जैसे जैसे भयंकर संघर्ष बढ़ता गया, धनानंदा ने महसूस किया कि वह अपना साम्राज्य खो रहा है। हताशा के एक क्षण में उन्होंने अपने वफादारों को इकट्ठा किया और भागने का प्रयास किया, लेकिन उनकी योजनाओं को विफल कर दिया गया। चाणक्य के रणनीतिक कौशल के साथ चंद्रगुप्त ने धनानंदा को पकड़ लिया। नंदा राजवंश का पतन तेज था और एक नए युग की सुबह को चिन्हित किया। ऐसे धनानंदा से राज गया। चंद्रगुप्त पटलिपुत्र में सिंहासन पर चढ़ गया। एक बार विनम्र उत्पत्ति भूल गई, क्योंकि वह एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा था। 321 ईसा पूर्व में उन्होंने अपने शासनकाल के तहत भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों को एकजुट करते हुए मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त के नियम को अभूतपूर्व समृद्धि और स्थिरता की विशेषता थी। उन्होंने कृषि, व्यापार और बुनियादी ढांचे के उद्देश्य से प्रगतिशील नीतियों को लागू किया, यह समझते हुए कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था एक मजबूत राज्य की नींव थी। उनकी सफलता की चाबी चाणक्य के साथ उनका करीबी रिश्ता था, जिन्होंने उनके मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य किया था। साथ में उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, राजनीतिक रणनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर एक ग्रंथ जो आज तक प्रभावशाली है। इसने भविष्य के नेताओं के लिए जमीनी कार्य करते हुए गवर्नेंस, डिप्लोमेसी और स्टेटक्राफ्ट में बुद्धिमत्ता के उपयोग के महत्व पर जोर दिया। उनकी सफलता की चंद्रगुप्त न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी सम्राट भी थे।
उन्होंने संस्कृति और कलाओं के मूल्य को समझा, इस प्रकार साहित्य, वास्तुकला और शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने लोगों को अपने साम्राज्य में मौजूद विविध संस्कृतियों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देते हुए राज्य में अपनी विरासत को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी सफलता की चंद्रगुप्त न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी सम्राट भी थे। उन्होंने अपनी शक्ति के बावजूद वह अपने विषयों के प्रति ग्राउंडेड और सहानुभूतिपूर्ण रहा। उन्होंने अपने विशाल क्षेत्र के माध्यम से यात्रा की, किसानों, व्यापारियों और आम लोग से मुलाकात की। उन्होंने उनकी शिकायतों को सुना और यह सुनिश्चित किया कि न्याय दिया जाए। यह कहा गया था कि वह अक्सर अपने लोगों की वास्तविकताओं को समझने के लिए खुद को प्रच्छन्न करता था, न केवल एक महल से बल्कि अपने नागरिकों के दिलों से। उनकी सफलता की चंद्रगुप्त न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि हालांकि मुकुट के वजन ने भी चुनौतियों को जन्म दिया। जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ, वैसे वैसे शासन की पेचीदगियां भी हुई। चंद्रगुप्त को क्षेत्रीय राजाओं और विदेशी आक्रमणकारियों, विशेष रूप से उन यूनानियों से खतरों का सामना करना पड़ा जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट के तहत भारत में मार्च किया था। उत्तर पश्चिमी सीमाओं के पार उथल ने उनके नेतृत्व की सूक्ष्मता का परीक्षण किया। संपन्न हो गई, जिससे उन्हें अपने क्षेत्रों को और अधिक मजबूत करने की अनुमति मिली। उनकी सामरिक प्रतिभा स्पष्ट थी कि कैसे वह साम्राज्य के लिए शांति और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए खतरों को कम करने में कामयाब रहे। अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में, जैसा कि चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के विशाल विस्तार को देखा, उन्होंने सत्ता की प्रकृति और जीवन की असमानता को इंगित करना शुरू कर दिया। जैन धर्म से प्रभावित, उन्होंने अपने सिंहासन को त्यागने का फैसला किया, तपस्या और ध्यान के जीवन का विकल्प चुना। उन्होंने अपने बेटे बिंदुसरा के पक्ष में सिंहासन को छोड़ दिया और कर्नाटक में सेवानिवृत्त हुए, जहां उन्होंने अपने अंतिम वर्षों को आध्यात्मिक प्रतिबिंब में बिताया। चंद्रगुप्त की विरासत न केवल अपने साम्राज्य के माध्यम से, बल्कि शासन और नैतिक अखंडता के अपने सिद्धांतों के माध्यम से भी रहती थी। मौर्य राजवंश पीढ़ियों के लिए फले फूला भारतीय इतिहास में एकता और ताकत का प्रतीक बन गया। आज तक चंद्रगुप्त की कहानी अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि विनम्र शुरुआत से भी कोई भी महानता में वृद्धि कर सकता है और इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकता है। एपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इस प्रकार चंद्रगुप्त की कहानी महान योद्धा, बुद्धिमान शासक और समर्पित साधक ने समय के इतिहास में नेतृत्व की अदम्य भावना के लिए एक वसीयतनामा और जीवन की यात्रा में ज्ञान की खोज,